जलमंडल संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागरों से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है, जो खारा है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिम नदी का रूप ले लेता है। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, तापमान एवं लवणता। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो, महासागर ओशन कहलाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महासागरों में विभाजित किया है। उनके नाम हैं प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चतामितीय वक्र यानी कि हिप्सोग्राफिक मैट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विश्व के 10 सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश। पहला है कनाडा, जो कि 2,02,080 किलोमीटर सीमा है। नॉर्वे 58,133 है। इंडोनेशिया 54,720, रूस 37,653, फिलीपींस 36,289, जापान 29,751, ऑस्ट्रेलिया 25,760, USA 19,924, अंटार्कटिका 17,968, न्यूजीलैंड 15,134, चीन 14,500। 7,500 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ भारत विश्व में 16वें स्थान पर है। आइए यहाँ के पॉइंट्स देख लेते हैं। समुद्र जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो, समुद्र कहलाता है। खाड़ी यानी कि गल्फ समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। बे इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्री तथा खाड़ियों से घिरा होता है। शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। इसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे कम होती है। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई है 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है। कुछ महत्वपूर्ण गर्त यहाँ पे गर्त दिए हैं, गहराई दी हुई है मीटर में और उनकी स्थिति। मैरियाना 11,022 मीटर गहराई है और ये प्रशांत महासागर में है। टोंगा 9,000 मीटर गहराई है और ये भी प्रशांत महासागर में है। मिंडनाओ 10,500, ये भी प्रशांत महासागर में है। प्यूरिटो रिको ये भी 8,392 मीटर गहराई है, अटलांटिक महासागर में है, जो कि पश्चिमी द्वीप समूह। रोमेशे 7,254 दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। सुंडा 8,152 पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप पर है। वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में एवं 6 और 6 हिंद महासागर में हैं। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है।
24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। विश्व के 10 सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश: पहला कनाडा 8,91,163 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है रूस 7,20,580 किलोमीटर स्क्वायर। USA 4,70,131 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आता है भारत चौथे नंबर पे 3,14,070 किलोमीटर स्क्वायर। फिर चीन 1,37,060 किलोमीटर स्क्वायर। ईरान 1,16,600 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आता है इथोपिया 7th नंबर पे 1,04,300 किलोमीटर स्क्वायर। कोलंबिया 1,02,10 किलोमीटर स्क्वायर। इंडोनेशिया 93,000 किलोमीटर स्क्वायर। कांगो 77,810 किलोमीटर स्क्वायर। इसके कुल क्षेत्रफल का 8.9% भाग पर जल है। ये कनाडा का है। यहाँ किसी देश में स्थित सभी प्रकार के जल भाग को जोड़ा गया है, जैसे उस देश में स्थित नदी, झरना, झील, तालाब आदि को। अब इसके अगले पॉइंट्स देखते हैं। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण या आइसोहेलाइन कहते हैं। समलवण रेखा कहते हैं। 20 डिग्री और से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक है, 330% है। दूसरा मृत सागर 238% है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिससे हेलोक्लाइन कहा जाता है में यह तीव्रता से बढ़ती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्राय कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। गाइऑट सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाइऑट कहते हैं। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मैरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर 11,022 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। शोल जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है शोल कहलाता है। यह प्रवाल से बना नहीं होता है। ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल 1657,23,740 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसके शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य पर व आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर हैं। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से अधिक है। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में हैं। इनमें बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पित्त सागर, पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण हैं। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। इसके बेसिन की औसत गहराई 7,300 मीटर है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती हैं। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है। एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों दक्षिणी दोलन बदलाव व एल नीनो की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। जिन वर्षों में ENSO शक्तिशाली होता है विश्व में वृहत मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है
ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आती है। इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अटलांटिक महासागर यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है। इसका क्षेत्रफल 829,63,800 किलोमीटर स्क्वायर है, जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका, पूर्व में यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण में अंटार्कटिका, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर मग्न तट पर स्थित हैं। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक है। यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। यह एक जलमग्न कटक है, तो भी इसकी अनेक चोटियां जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर गई हैं। अर्जोस का पाइको द्वीप तथा केप बर्दे द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बरमूडा प्रवाल द्वीप एवं असेंसन, त्रिस्टा दी कान्हा, सेंट हेलेना, गोवा, बोवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप हैं। यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहां इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट रोमांस गंभीर इसे दो भागों में बांटता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक है। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर तथा कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण सागर हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत कटी-फटी है। इसके कारण इसकी तटरेखा की लंबाई प्रशांत एवं हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है। कटी-फटी तटरेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। यह एक अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 734,25,500 वर्ग किलोमीटर है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर से और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। इसमें भारत के दक्षिण पश्चिम तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं। वे हैं लाल सागर और फारस की खाड़ी। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही की जाती है, लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही हैं। डियागो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में है। आर्कटिक महासागर यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। यह आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। वास्तव में यह अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार ही है। यह बेरिंग जल संधि नामक उथले समुद्र के संकरी भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। यह यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। सेलिबीज सागर इसी महासागर में है। महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। महासागरीय जलधाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। धारा दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों से उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं। ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ तापमान घटा देती हैं।
उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपने बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। यह कॉरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं। यहाँ पे प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दी हुई हैं और यहाँ पे प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं दी हुई हैं। पहले हम ठंडी को देख लेते हैं। क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा। इसे याद रखिएगा, महाप्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं में है क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट और पेरुवियन या पेरुवियन अंटार्कटिका की जलधाराएं। अगला है प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं। तो पहला है उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, अलास्का की जलधारा, एल नीनो जलधारा, सुशीमा की जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। अब यहाँ पे है अंटार्कटिक महासागर की गर्म और ठंडी जलधाराएं। तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं देखते हैं। पहला है लेब्राडोर की जलधारा, दूसरा है बेंगुएला की जलधारा, कनारी की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। याद रखिएगा, लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी, पूर्वी ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं उत्तर विषुवत रेखीय जलधाराएं, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय यानी कि गिनी जलधारा, इरमिंजर की जलधारा। हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधाराएं। तो इसमें दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा है, मोजाम्बिक की जलधारा है, अगुल्हास की जलधारा है। हिंद महासागर की ठंडी एवं स्थायी जलधारा। तो यहाँ पे ठंडी जलधारा कौन सी होगी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। सारगैसो सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया है। सारगैसम जड़ विहीन घास है। सारगैसो सागर का क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37% व औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री मिलती है। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में भी पहचाना जाता है। न्यू फाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधारा मिलती हैं। न्यू फाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती हैं वहाँ प्लैंकटन नामक घास मिलती है, जो मछलियों का मुख्य आहार है, जिससे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। डॉगर बैंक उत्तरी सागर यूरोप, ग्रैंड बैंक एवं जॉर्ज बैंक आदि मत्स्य क्षेत्रों की उपस्थिति ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान है। जापान के निकट क्यूरोशिवो की गर्म धारा तथा ओएशिवो की ठंडी धारा के जल के मिलने से वहाँ पर घना कुहासा छाया रहता है। महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। फलस्वरूप प्रति विषुवतीय धारा प्रवाहित होने लगती है।
ला लीना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ला नीना का प्रवाह क्षेत्र एल नीनो के प्रवाह की तरह प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। यह कभी भी हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती, किंतु इन दोनों का प्रभाव वैश्विक होता है। जिस वर्ष ला लीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज़्यादा तीव्र होता है। वहीं एल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने यानी सागर की ओर लौटने को भाटा कहते हैं। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल एवं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, यानी महीने में 2 बार उच्च ज्वार आता है। दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं, अतः इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। सामान्यतः वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। यहाँ 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर पहुँचते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की घाटी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहां पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं।